नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जनपद के दूध उत्पादकों की आर्थिकी को मजबूत करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में कई योजनाएं शुरू की हैं। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकॉल एवं दूध विकास के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनपद बागेश्वर के कमेटी में 24,49,000 की लागत से निर्मित A2 मिल्क ग्रोथ सेंटर के निर्माण प्लांट का लोकार्पण किया। इस प्लांट से खुलने से जहां दूध उत्पादकों को लाभ मिलेगा तो वहीं बागेश्वर वासियों को भी ताजा दूध मिलेगा। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि जनपद में दूध उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और मंत्री ने कहा कि जनपद बागेश्वर के लिए पशुपालकों के लिए खुशी की बात यह है कि जनपद में दूध प्लांट लगने से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। में से पैकिंग होके फिर यहाँ पर अब हमने सारा पैकेजिंग सिस्टम, सारा ग्रोथ सेंटर अब यहीं बना दिया है और लगभग 700 लीटर जो दूध डेली उपार्जन होता है वो अब यहाँ इसकी पैकेजिंग होगी। हमने उसकी मशीनें दे दी। A2 मिल्क के नाम से यहाँ से पूरे बागेश्वर जिले को मिलेगी कि जो 7 लाख बच्चे हैं, चाहे आंगनबाड़ी के हैं चाहे मध्याह्न भोजन के, इन बच्चों को हम आंचल दूध जो है निःशुल्क देते हैं, मुख्यमंत्री आंचल योजना के। और अब जो सैलेज की प्रॉब्लम थी पूरे प्रदेश में पशु आहार की, ये भी हम 50% डिस्काउंट में पूरे काश्तकारों को दे रहे हैं। और इस बार 20,000 दुधारू पशु हम पूरे प्रदेश में दे रहे हैं। पशु अदर स्टेट से आएंगे और 25% से लेकर 50% डिस्काउंट में पूरे काश्तकारों के लिए। उत्तराखंड में पहले से ही डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसे समय समय पर सरकारें पूरा नहीं कर पाई, जिससे दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों को अस्पतालों में समय पर इलाज नहीं मिल पाता। हालांकि सरकार और जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमा पहाड़ों में डॉक्टरों के होने का दावा जरूर करते हैं। डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने कहा कि पहाड़ों में 400 से अधिक डॉक्टर सेवा दे रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 63 डॉक्टरों का अध्याचन भी लोक सेवा आयोग को दिया गया, जिन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में ही तैनाती होगी। पहाड़ में है डॉक्टर 476 पदों के सापेक्ष हमने जो पहले नियुक्तियां निकाली थी उसमें सारे डॉक्टरों को करीबन हमने पर्वतीय इलाकों में ही जो है नियुक्तियां दी हैं और उनके द्वारा अभी ज्वाइनिंग भी करी जा रही है। और 763 पदों का अभी पुनः अध्याचन दिया गया है, जिसमें सभी की पोस्टिंग जो है पर्वतीय क्षेत्रों में ही होगी। देश प्रदेश में भले ही कोरोना काल चल रहा हो, लेकिन बात उत्तराखंड की करें तो स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से जरूर राहत की सांस ली है। दरअसल राजधानी देहरादून में अब तक डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया। देहरादून के सीएमओ अनूप डिमरी ने कहा कि अब तक राजधानी देहरादून में एक भी डेंगू का मामला नहीं आया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभाग द्वारा लगातार क्षेत्र में दौरा कर जो ये बीमारी है खत्म किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल 4 अक्टूबर तक डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन इस बार कोई भी डेंगू का मामला सामने नहीं आया। हाँ, इस पे हमारा नियंत्रण लार्वे का हमारा सर्वेक्षण किया जा रहा है और विगत वर्ष हमारे 4 अक्टूबर तक 6 लोगों की अभी तक डेंगू से डेथ हो चुकी थी, लेकिन इस बार अभी तक एक भी डेंगू का मरीज हमारे समझ में नहीं आया। लगभग 14,000 के लगभग हमने लार्वे नष्ट किए हैं और कई लाखों के घर में हमने सर्वे किया है और दिन रात हमारी टीम इसमें प्रतिदिन के हिसाब से लगी हुई है और बहुत बेहतर काम कर रही है, जिसकी वजह से कि हमारा आज डेंगू के प्रति हम जो हमारे संसाधन व्यय हो रहे थे और लोगों की जो मौत हो रही थी, जो बीमार हो रहे थे। उत्तराखंड में 2021 में होने वाले कुंभ के लिए राज्य सरकार नवंबर तक सभी कार्य पूरे करने का दावा कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने कुंभ के लिए कोई तैयारी नहीं की, सभी निर्माण कार्य अधूरे हैं और तैयारियों के लिए अब समय भी नहीं बचा।
ऐसे में सरकार के तमाम दावे झूठे हैं। और वहीं कांग्रेस के बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस अब केवल आरोप लगाने की मशीन बन चुकी है। उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं होता और वे केवल बीजेपी की आलोचना का ही काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर कुंभ की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के पास कोई सुझाव है तो भाजपा उसका स्वागत करती है। आपको बताते चलें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार कुंभ मेला की तैयारियों की समीक्षा बैठक की और बैठक में कुंभ को बेहतर बनाने पर चर्चा की थी। कांग्रेस का, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस केवल और केवल आरोप लगाने की मशीन बन गई है। उसके पास आरोप भी ढंग के नहीं बचे हैं। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर नुक्ताचीनी करने का काम करती है। कुंभ को हमारे प्रदेश के बहुत अच्छे ढंग से करने की इच्छा भी थी, योजना भी थी और सारे विचार भी थे, लेकिन कोरोना के कारण से जैसा विचार किया गया था, मुझे लगता है कि वैसा होना संभव नहीं लग रहा है। अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं या जो आने वाली संभावित परिस्थितियां हैं, उसमें क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बारे में हमारी बैठकें हो रही हैं, योजना बन रही है और मैं अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को, कि वो भी उत्तराखंड के वासी हैं, जैसे कुंभ भारतीय जनता पार्टी का है वैसे ही कुंभ कांग्रेस का भी है, सभी राजनीतिक दलों का। ये हमारे प्रदेश के मान सम्मान का प्रश्न है। कोई रचनात्मक सुझाव हो उनके पास तो उसका स्वागत है, लेकिन इस प्रकार की घटिया बयानबाजी करके प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम न करें। स्नान जो है 2021 में शुरू हो जाएगा, शुरू में तो कहाँ कुंभ की तैयारी है इनकी। अब जनता ने कितने आना है वो तो अलग बात है। अब तो कुंभ की तैयारी के लिए अपना भोंपू इसलिए बजा रहे हैं, इनको मालूम है कोरोना काल है, सीमित लोगों ने आना है। अब 2010 की तरह कुंभ होता है, उसके बाद 2016 की तरह कुंभ होता था, कहते कि हमने तैयारी करी है। क्या तैयारी करी है? खाक तैयारी करी है। देहरादून से लेकर के हरिद्वार तक का भी राष्ट्रीय राजमार्ग तो अभी तैयार हुआ नहीं है। उत्तराखंड में भाजपा के जोगीवाल पर बनने वाले प्रांतीय मुख्यालय को लेकर अब पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। भाजपा प्रांतीय मुख्यालय का 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऑनलाइन भूमि पूजन करेंगे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीती रोज भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर भाजपा के पास इतना पैसा आया कहां से, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास कार्यालय तक नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ ईर्ष्या भरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अब तक किसी भी सरकारी संपत्ति पर पार्टी कार्यालय नहीं बनाया, जबकि कांग्रेस के जितने भी कार्यालय हैं वह सरकारी संपत्ति पर बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी ईर्ष्या बोल रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे लिए हमारा कार्यालय हमारा मंदिर है। आप हमारे कार्यालयों की व्यवस्थाएं देखें और कांग्रेस के कार्यालयों की व्यवस्थाएं देखें, किसी के कहे में ना आए और उसकी तुलना करें तो आपको अंतर पता लगेगा कि हम अपने कार्यालयों को किस तरह से रखते हैं और कांग्रेस अपने कार्यालयों को किस तरह से रखती है। दूसरी बात, हम सरकारी संपत्तियों पर नजर नहीं गड़ाते। कांग्रेस के अगर कोई कार्यालय है भी तो वो आपको ऐसे मिलेंगे जो सरकारी संपत्तियों को लेकर उन्होंने बना के रखे होंगे। हमने अपने कार्यालय जो हमारे अब बन रहे हैं, सभी कार्यालयों को बकायदा जमीन की रजिस्ट्री कराकर और बकायदा नियम कायदे कानूनों का पालन करके उन कार्यालयों को हम बना रहे हैं। और चूंकि हम ये जानते हैं कि अब आगे आने वाला समय उच्च तकनीक का समय है, तो अगर हमें समय के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो वैसी तकनीकों से युक्त कार्यालय हमारा होना चाहिए। तो अगर हम उनकी तैयारी कर रहे हैं तो कांग्रेस को इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उन्हें भी अपनी तैयारी करनी चाहिए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों द्वारा डोईवाला गन्ना सोसाइटी में कृषि बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के किसानों के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र किया है और 3 काले कानूनों के माध्यम से देश की हरित क्रांति को हराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार किसान व खेत के मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र रचा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में 62 करोड़ किसान मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता सागर मनवाल ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर इन कानूनों को निरस्त कराने के लिए मांग पत्र देश के राष्ट्रपति को भेजा। इस समय वर्तमान में किसान बहुत परेशान है और जो अभी एक काला कानून लेके आए हैं उसको पूरे भारत में काला दिवस के नाम पे मनाया जा रहा है। पूरा इन्होंने व्यापार और जो किसान और मजदूर को की जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ने का काम किया है, क्योंकि जो ऐसा कानून जो मतलब जो चल ही नहीं सकता, और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किसानों के खिलाफ पहले भी काम किए हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं। इसका पूरे आपको देख रहे होंगे पूरे भारतवर्ष में इनका कितना विरोध है। जो हमारे मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा जहाँ से एक पूरा आय का मतलब एक जो अन्नदाता हमारे क्षेत्र के जितने अन्नदाता ही जब परेशान है तो वो क्या विकास होगा उस देश का। लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों किस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र की इस निरंकुश सरकार ने एक अध्यादेश जो किसानों के खिलाफ लागू किया और जोर जबरदस्ती किया, उसका एक विरोध इस समय किसानों के द्वारा किया जा रहा है पूरे देश में। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस संबंध में एक हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत की गई है और हमारे देहरादून में आज हमारे जिलाध्यक्ष जी के द्वारा हम लोगों को और किसानों को ये पर्चे वितरित किए गए, जिसमें हमने 2 करोड़ किसानों से साइन कराकर ये राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजना है। हमारी यही मांग है कि ये जो काला अध्यादेश इन्होंने लागू किया है जो किसानों के हित में नहीं है, आपने जो मिनिमम समर्थन मूल्य की जो बात इसमें नहीं रखी है, इससे एक अंदेशा और ये किसान को अभी भी शक है कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति कि आज ये इसको लागू नहीं कर रहे हैं, कल को इसको लागू कर देंगे। तो इन्होंने किसानों से बिना पूछे इस तरह के कानून को लागू किया है। जो किसान बिल को लेकर आज कांग्रेस द्वारा विकासनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर ने किसान बिल की आलोचना करते हुए इसे किसान विरोधी बताया। संजय किशोर ने कहा कि वे इस बिल को लेकर गांव-गांव में जाएंगे और किसानों की राय लेंगे। इसके बाद वे किसानों की राय को देश के राष्ट्रपति को भेजेंगे ताकि किसानों को इस काले कानून से राहत मिल सके। कर रही है और निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य होगा कि प्रत्येक गांव में जाकर हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारे अनुषंगिक संगठनों के अध्यक्ष और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी इस बिल को लेकर गांव-गांव जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, किसानों से वार्ता करेंगे, उनसे इस बिल के बारे में चर्चा कर उनकी राय लेकर, उनकी सहमति लेकर किसान जब सहमति देंगे उनके नाम इसमें होंगे, उनके नंबर इसमें होंगे, उन सबको अटैच करके हम पचवादून से इस काले कानून के विरोध में राष्ट्रपति को 30 अक्टूबर को ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। रुड़की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन प्रमोद जौहर ने हाथरस की घटना के बाद सरकार के रुख की कड़ी आलोचना की। रुड़की में अपने कार्यालय मीडिया को संबोधित प्रमोद जौहर ने कहा कि जिस तरह यूपी सरकार राजनीतिक दलों के नेताओं और मीडिया को हाथरस जाने से रोक रही है, उससे लगता है कि ये सरकार बौखला गई है। उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता ने कृषि बिल को लेकर भी सरकार की कड़ी आलोचना की और इस बिल को किसान विरोधी बताया। सरकार बिल्कुल बौखला गई है, जंगल राज हो रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी, इन सबको रोके जाना और जयंत चौधरी जो हमारे किसान नेता हैं, या किसानों को रोकना, मीडिया प्रभारियों को रोकना, इससे ये दर्शाता है कि वहाँ का प्रशासन बिल्कुल बौखला गया है और जंगल राज हो रहा है। इसकी मैं पूरी घोर निंदा करता हूँ और मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ
कि जल्द से जल्द इन दोषियों को फांसी दी जाए। किसान विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल सही विरोध कर रहे हैं, सही बात का विरोध कर रहे हैं। इसमें राज्य में सभी लोग विरोध कर रहे हैं, कोई भी इनके हक में नहीं है। ये सरकार बिल्कुल हर स्तंभ पे, हर जगह पे ये फेल हो गई है। डोईवाला में सिविल कोर्ट की जूनियर डिवीजन कोर्ट जिस भवन में संचालित हो रहा था वह काफी पुराना और खराब हालात में था। कुछ दिन पूर्व कोर्ट की कार्रवाई के दौरान इमारत की छत का प्लास्टर गिरने का हादसा भी पेश आया। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान लेते हुए डीएम को कोर्ट को जल्द सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए, जिसके बाद डोईवाला के एसडीएम ने कोर्ट के समीप सरस विपणन भवन का हाल ही में कोर्ट की कार्रवाई के लिए चयनित कर सिविल जज निशा सिंह को उपलब्ध करवाया। डोईवाला बार संघ के अध्यक्ष अजय बहुगुना ने इसके लिए सीएम और जिला प्रशासन का आभार जताया। और बरसात के बाद जब मॉइस्चर आता है तो उसके तुरंत बाद जो है ये गिर गया। बिल्डिंग काफी पुरानी है। बिल्डिंग काफी पुरानी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि जिन्होंने जो है कोरोना काल में होते हुए मुझे अपने से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त कराया और जिसकी वजह से मैं वहां मिला और उन्होंने तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए डीएम साहब को मैसेज कन्वे किया। लेटर पैड पे जो मेरे बार एसोसिएशन डोईवाला का लेटर पैड है उस पर जो है उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए वो करा और फिर एसडीएम साहब ने संज्ञान में लेते हुए मजिस्ट्रेट निशा जो हमारी सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन है उनको जो है ये कार्य जो है। कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बना है, जिसके चलते शासन प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। वहीं जरूरी सुरक्षा के उपायों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इसी कड़ी में डोईवाला बाजार में अब बिना मास्क आने वाले लोगों को जहां दुकानदार सामान नहीं देंगे तो वहीं बिना मास्क वालों के साथ सरकारी कर्मचारी भी सख्ती से पेश आने वाले हैं। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने व्यापार संघ के साथ बैठक करते हुए अनलॉक 5 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। इस अवसर पर राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने भी लोगों से अपील की कि सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और काफी हद तक कोरोना पर काबू पाया जा चुका है। इसलिए लोग अभी भी सावधान और सतर्क रहें और गाइडलाइंस का पालन करते रहें। इस अवसर पर नगरपालिका डोईवाला की ओर से अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह चौहान ने सभी दुकानदारों को मास्क नहीं तो सामान नहीं के स्टिकर देते हुए सभी दुकानदारों से ये स्टिकर अपने काउंटर पर लगाने की अपील की। कोविड को हल्के में लेने लग गया है तो इसी सतर्कता को पुनः उत्पन्न करने के लिए या पुनः सभी लोग जागरूक रहें उसके संबंध में बैठक आज की गई थी और व्यापार मंडल को उनसे ये अपील की गई थी कि सभी व्यापारी भाई अपनी दुकान के बाहर मास्क नहीं तो सामान नहीं या सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के संबंध में जो हमारी कंप्लेंट जो छपाई गई है कि प्रत्येक अपनी प्रतिष्ठान के बाहर लगाएं और लोगों से अपील करें कि मास्क जरूर पहनें और इसके अलावा जो हमारी निःशुल्क हमारा जो कोविड टेस्ट कराया जा रहा है CC उसके संबंध में भी लोगों में जागरूकता फैलाएं। बंगाली समुदाय को जारी होने जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी शब्द को हटाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। इस संबंध में बंगोभाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय ने चेतावनी दी कि अगर इस शब्द को जल्द न हटाया गया तो वे विधानसभा गेट के सामने आमरण अनशन करेंगे। इस मुद्दे पर हमारे दिनेशपुर संवाददाता अजय कुमार ने बंगोभाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ बंगभाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय जी मौजूद हैं। ये बंगाली समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ वर्तमान समय में इनकी मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप चल रहे हैं। देखिए, मांगे के बारे में तो पूरी उत्तराखंड सरकार को पूरी पता है। 2003 से ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ
आज तमाम संगठन इसमें हमारे सपोर्ट कर चुके हैं और सभी का सहयोग इसमें मिल रहा है। मेरा सीधी सरकार से ये मांग है, बंगाली छात्र छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र में जो पूर्वी पाकिस्तानी शब्द तहसील स्तर से लिखा हुआ रहता है उसको तुरंत तत्काल इसको हटाए। ये अभिशप्त शब्द किसी भी समाज के लोगों के लिए ये बिल्कुल घातक है। आप एक बात बताइए, आज अगर पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पाकिस्तानी कह दिया जाए तो सीधा उसका मतलब होता है आतंकवादी। क्या हम आतंकवादी हैं? इस देश की लड़ाई में हम लोगों ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया और आज हमारे कागजात में लिख के आता है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। पूरी बंगाली समाज इसका घोर विरोध करती है। यदि ये शब्द नहीं हटा, विधानसभा गेट के सामने, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आज भी शासन प्रशासन से मेरी कई दौर की बातचीत हुई, इसलिए आज पूरे उधम सिंह नगर में सभी लोगों से, मैं बुद्धिजीवियों से मैं मिल रहा हूँ और सबने यही राय किया कि ठीक है, यदि नहीं हटता है तो विधानसभा गेट के सामने, जो मैंने पहले कहा था, आमरण अनशन तब तक के लिए बैठे रहूंगा जब तक मेरे शरीर में जान है। आपने एक तरफ बात कही है आमरण अनशन की और एक तरफ सरकार को मांग भी कर रहे हैं कि जो आपके जाति प्रमाण पत्र हैं उस आपको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए और जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेशी जैसे शब्द को हटाया जाए। तो इस चीज़ को लेकर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है जिसके चलते अभी तक नहीं हटाया गया? बिल्कुल सीधी सी बात है, राजनीति के तहत तो समाज से ये सबसे बड़ी विडंबना है। राजनीति के लिए ही तो ये शब्द हट नहीं रहा है। मैं कहता हूं जो भी पार्टी करे वो पूरा क्रेडिट ले, मुझे कोई क्रेडिट के लिए नहीं, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों से मेरी निवेदन है, जो हमारे राष्ट्रीय पार्टी दोनों हैं उनसे निवेदन है कि इस प्रकार की दुर्भावनाओं को छोड़कर बंगाली समाज के हित के लिए जो भी हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में है, मैं उनसे कोई हमारा शिकवा नहीं है, हमें उनसे ये निवेदन है कि क्या अपने आप से वो कभी सवाल पूछते हैं कि क्या उनके कागजात में, उनके बच्चों के कागजात में ये पूर्वी पाकिस्तानी शब्द नहीं रहता है? क्या केवल मेरे या मेरे समाज के लोगों के? उनके कागजात में भी ये शब्द लिखा हुआ रहता है। मैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों और पार्टियों से निवेदन करूंगा, जातिगत हित के लिए, समाज के हित के लिए, व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़ के वो समाज की लड़ाई के लिए पार्टी को दरकिनार करते हुए सरकार के सामने आए और सीधे मांग करे कि हम लोग पाकिस्तानी नहीं है और हमारे कागजात से हटाएं। प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय जी का साफ तौर पे कहना है कि ये जो शब्द अभी तक नहीं हटा, इसको लेकर के जिम्मेवार सरकार है और वर्तमान समय में अगर इनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो उन्होंने कहा है कि वो विधानसभा गेट के सामने आमरण अनशन करेंगे, जिसका संपूर्ण जिम्मेवार सरकार होगी। अपने सहयोगी सुष्मिता के साथ मैं अजय कुमार, टीवी 100 दिनेशपुर। हल्द्वानी के कालाडूंगी विधानसभा के फतेहपुर वन रेंज में गुलदार के आतंक से स्थानीय लोग परेशान हैं। गुलदार के आतंक से परेशान इन ग्रामीणों ने फतेहपुर रेंज कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि ग्रामीण गुलदार के आतंक से परेशान हैं, लेकिन वन विभाग उनकी इस परेशानी का कोई भी समाधान नहीं निकाल रहा, जिसके कारण उन्हें मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कई बार गुलदार स्थानीय लोगों को अपना निशाना बना चुका है, लेकिन एक बार भी वन विभाग के अधिकारी पीड़ितों की सुध लेने नहीं पहुंचे। लेकिन डीएफओ साहब उपस्थित नहीं हुए और एक बार भी डीएफओ साहब, 5 बार जब यहाँ पर अटैक किया गया है लोगों पर, डीएफओ साहब एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। कोरोना काल में हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन करवा चुके वरिष्ठ समाजसेवी रवीश भटीजा जल संरक्षण को लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं। भटीजा प्रतिदिन खराब नलों को अपने निजी खर्चे पर ठीक करवाते हैं ताकि पानी व्यर्थ में न बहे। साथ ही साथ इस काम में विभागीय अधिकारियों की भी मदद लेते हैं और रवीश भटीजा का कहना है कि जल स्तर दिन ब दिन नीचे गिर रहा है, जिसको देखते हुए सभी का ये दायित्व बनता है कि जल का सही ढंग से इस्तेमाल करें। साथ ही साथ लोग जल को व्यर्थ होने से भी बचाएं। उद्देश्य ये है कि लोग जल के बारे में जागरूक हो, क्योंकि हरिद्वार तीर्थ नगरी है, यहाँ पे टैप्स बहुत हैं, नलके बहुत हैं सरकारी, और क्योंकि नलके लगते हैं, टूटते हैं, उनकी देखरेख हो नहीं पाती है। तो हमारी सोसाइटी ने ये अभियान चलाया है, जहाँ भी सरकारी लीकेज होगी, सरकारी नलके टूटेंगे, हमको ठीक कराने का काम करेंगे, और जो बड़ी लीकेज होती है हम अधिकारियों को अवगत कराने का काम करते हैं, जिसे समय समय वो ठीक कराते रहते हैं। और हम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं
कि भविष्य में जल का संकट बढ़ेगा। आबादी बढ़ रही है और जो है समय समय पर आपके मान के चलना कि आपने सुना होगा टीवी के माध्यम से, समाज पत्रों के माध्यम से आपने सुना होगा कि जल स्तर गिर रहा है, नदियां सूखती जा रही हैं। अब ये आप मान के चलना कि आने वाले 2050 तक जल का संकट बहुत बढ़ेगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसकी शुरुआत अपने घर से ही करें। अपने घर से ही शुरुआत करोगे तो जल बचना अपने आप शुरू हो जाएगा। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 30 लाख से अधिक की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन मास्टरमाइंड अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। पकड़े गए आरोपियों से हुई पूछताछ में ये सामने आया कि ठगों का ये गिरोह बिहार के नवादा से संचालित हो रहा था। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि इस ठगी में बैंक खाते व मोबाइल से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। शशांक अग्रवाल के जो पिताजी हैं, इनके द्वारा गूगल पे सर्च किया गया था पुराने पेट्रोल पंप को खरीदने के संबंध में। इसको इन्होंने नेट से ये इन्फॉर्मेशन ले करके फिर इनको कॉल किया था। तो अभी वर्तमान में 2 लोग हमने इसमें अरेस्ट किए हैं, एक तो अकाउंट होल्डर और दूसरा एक व्यक्ति जिसके खाते में पैसे गए हैं। अब इसमें मेन जो हमारी जांच में वहाँ से आया है कि एक प्रहलाद नाम का व्यक्ति है जो नवादा बिहार का ही रहने वाला है, वो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है। इसमें और भी 4-5 लोग और सम्मिलित हैं। कुछ लोग इसमें सिम प्रोवाइड करवाने वाले हैं और 2-3 उसके साथ के इसको और ऑपरेट करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल इन दोनों को आज हम न्यायालय में पेश कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके एनबीडब्ल्यू लेकर के शीघ्र ही उनकी दबिश देकर पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। खांडखाला में 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद बने 3 कंटेनमेंट जोन का डीएम ने निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण के चलते टिहरी बांध में पंप स्टोरेज प्लांट का काम इन दिनों बंद हो गया और निर्माण कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के 68 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एचसीसी प्रबंधन ने काम बंद करने का फैसला लिया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि यहां पर कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि कंटेनमेंट जोन में रह गए लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के प्रत्येक व्यक्ति की निरंतर स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। खांडखाला गेवरी एरिया में जो करीब 750 मजदूर यहाँ पर एचसीसी के थे और इनके बीच में बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस पाए गए थे, तो यहाँ पर 3 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं फिलहाल और उन्हीं का निरीक्षण हम करने आए थे कि बैरिकेडिंग जो है पुख्ता है, 100% है और प्लस लोगों को अंदर कोई असुविधा ना हो तो इसके लिए तैनात है या नहीं, इनकी टाइम टू टाइम हेल्थ की चेकिंग हो तो नहीं रही है कि अंदर फिर और कुछ कोविड के केसेस तो नहीं बन रहे हैं। तो ये सब हम चेक करने आए थे। बाकी जो कोविड पॉजिटिव लोग थे तो उनको यहाँ से चंबा अधिग्रहण कर दिया गया था, चंबा जीएमवीएन में वहाँ वेडिंग हॉल का, वहाँ पर मूव कर दिया गया है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए G24/7 न्यूज के साथ।